आज का दिन भारत की राजनीति के लिए एक महत्वपूर्ण दिन के रूप में दर्ज हो गया। 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों से कांग्रेस को जितना उत्साह मिला था और जो एक नैरेटिव बना था कि कांग्रेस फिर से खड़ी हो रही है और विपक्षी दल उसके नेतृत्व को स्वाभाविक तौर पर स्वीकार करेंगे, उस नैरेटिव को हरियाणा में ध्वस्तीभूत होना पड़ गया। कांग्रेस की पराजय, और वो भी तब जब भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार जनादेश मांगने के लिए मैदान में थी, सत्ता के लिए। जब से हरियाणा बना तब से लेके आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी पार्टी को 3 बार लगातार जनादेश मिला हो। यह करिश्मा भाजपा ने करके दिखा दिया। सारे राजनीतिक विशेषज्ञ, राजनीतिक पंडित ये मान रहे थे कि हरियाणा में कांग्रेस आएगी, भाजपा गई। कांग्रेस वाले तो ये दावा कर रहे थे कि भाजपा 20 से नीचे रहेगी और ना रहे तो मेरा नाम बदल देना। मुझे नहीं पता वो अपना नाम बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 50 सीट तक पहुंच गई। लगभग 90 सीट की विधानसभा में 50 सीट, तीसरी बार। पिछले बार से अधिक सीटें जीती भाजपा ने इस बार। ये चमत्कार है, इसको राजनीतिक शब्दावली में चमत्कार कहा जाएगा। कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसकी समीक्षाएं होंगी, व्याख्याएं होंगी, लेकिन कुछ संदेश बिल्कुल साफ हैं। पहला संदेश ये कि मोदी का करिश्मा अभी कायम है। लोकसभा चुनाव के परिणाम से जो लोग ये निष्कर्ष निकाल रहे थे कि नहीं, मोदी ब्रांड खत्म हो रहा है, मोदी ब्रांड शेकन हो रहा है, हरियाणा ने उनके नेत्र खोल दिए, आंखें खोल दी उनकी। मोदी का ब्रांड अभी जस का तस है, हिंदी भाषी पट्टी भारत में तो मानकर चलिए। और दूसरी बात यह कि भाजपा को कांग्रेस के मुकाबले बहुत बेहतर ढंग से चुनाव लड़ना आता है। कांग्रेस के भी लोग कह रहे हैं कि हरियाणा में तो जीती हुई बाजी हार गई पार्टी। कुछ लोग मजाक में कह रहे हैं कि कांग्रेस जीता हुआ चुनाव हारने में सिद्धहस्त है, उसका कोई मुकाबला नहीं चुनाव हारने में। कोई कह रहा 54वां चुनाव हारी कांग्रेस। राहुल जी के लोकसभा में विपक्ष के नेता बनने के बाद यह चुनाव हुआ है हरियाणा का। जब उनके पास नई जिम्मेदारी आई, वो हरियाणा में सड़क पर भी उतरे, यात्रा भी उन्होंने निकाली, लेकिन परिणाम नहीं आया। अब प्रश्न उठता है कि इंडिया अलायंस के भीतर कांग्रेस की हैसियत और स्थिति अब क्या रहेगी हरियाणा के परिणाम के बाद। महाराष्ट्र से एक टिप्पणी आई है प्रियंका चतुर्वेदी की, जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस जहां भाजपा से सीधे लड़ती है वहां कमजोर है। वो अभी भाजपा से सीधे कांग्रेस नहीं लड़ सकती, उसे अलायंस चाहिए। तो क्या हरियाणा में कांग्रेस अलायंस में नहीं गई, इसीलिए इस बुरी स्थिति को प्राप्त हुई, या विभाजित परिवार था इसलिए ऐसी स्थिति बनी? मायावती की पार्टी और अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी, कांग्रेस हरियाणा में इनसे अलायंस कर सकती थी, लेकिन कांग्रेस ने इस ओर नहीं चिंतन किया। अखिलेश यादव की पार्टी ने 4-5 सीटें अहिरवाल में मांगी भी थी, लेकिन कांग्रेस को लगा, हुड्डा जी और हुड्डा जी के बेटे को लगा कि नहीं, अखिलेश यादव क्या लाए यहां, हम खुद ही सक्षम हैं। तो परिणाम देख लिया। अब महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव है और उसके बाद दिल्ली में चुनाव है, और इस महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव के साथ ही उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शन है 10 विधानसभा सीटों पर। हरियाणा की पराजय ने कांग्रेस के आत्मबल को हिला दिया है।
महाराष्ट्र और झारखंड में उसकी बार्गेनिंग पावर अपने अलाइज पार्टनर के साथ कमजोर होगी और उत्तर प्रदेश में भी बाई इलेक्शन में कांग्रेस की बार्गेनिंग पावर बिल्कुल कमजोर हो जाएगी। ऐसे समझ लीजिए कि किसी को डेंगू बुखार हो जाए तो उसकी इम्यूनिटी जैसी हो जाती है। अब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अखिलेश यादव से बार्गेन करने की स्थिति में नहीं होगी। इसके उलट अखिलेश यादव महाराष्ट्र में बार्गेन करने की स्थिति में होंगे। तो कुल मिला के कि कांग्रेस चक्रव्यूह में फंस गई। हरियाणा जीत जाती तो महाराष्ट्र, झारखंड और उत्तर प्रदेश सब जगह अपने सहयोगियों के साथ कांग्रेस अपर हैंड रखते हुए बार्गेन करती, मोल भाव करती। अब वो स्थिति कांग्रेस से छिन गई। हमारे साथियों ने एक रिपोर्ट तैयार की, पहले उस रिपोर्ट को देखिए, फिर मेहमानों से परिचय कराएंगे और फिर बहस में चलेंगे। ऐसा लगता है जैसे कांग्रेस की कुंडली में कोई दोष कहीं या आपसी कलह का दंगल, क्योंकि जीतते जीतते हारने का रिकॉर्ड कायम करती जा रही कांग्रेस के लिए अब हरियाणा में हैरान करने वाले नतीजे आए हैं। सरकार बनाने का सपना देख रही कांग्रेस के सामने फिर सियासी संकट आ खड़ा हुआ है। आज जब ऐसा नतीजा आता है तो निराश हो जाते हैं सब, निराशाजनक बात है ये। लेकिन अब हमको इन सब बातों को देखते हुए नए सिरे से आगे सोचना होगा, क्योंकि जो ये अभी चल रहा है बिजनेस एज यूजुअल ऐसा तो नहीं चलेगा। कहाँ हमारी कमियां रही हैं, क्या कमियां रही हैं, इसके बारे में देखना होगा। हरियाणा में इस बार कांग्रेस और राहुल गांधी जीत के दावे कर रहे थे। सियासी गलियारों में भी सुगबुगाहट थी कि हरियाणा में इस बार सत्ता परिवर्तन होगा। लेकिन बीजेपी ने बम्पर जीत के साथ यहां इतिहास रच दिया। बीजेपी ने तीसरी बार बम्पर जीत के साथ कमल खिलाया है। यह विजय साधारण विजय नहीं है। तीसरी बार हरियाणा में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। ये कांग्रेस के अहंकार की हार है, भारतीय जनता पार्टी के विकास की, विनम्रता की, सेवा की, सुशासन की जीत है। मुझे पूरा विश्वास है जिस प्रकार से शानदार विजय हरियाणा में मिली है, इसी प्रकार की शानदार विजय आने वाले समय में महाराष्ट्र में और झारखंड में भी भारतीय जनता पार्टी प्राप्त करेगी। हरियाणा में कांग्रेस की हार ने यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक की राजनीति में भी हलचल मचा दी है। बात करें उत्तर प्रदेश में सियासी असर की, तो उपचुनाव की बिसात पर कांग्रेस के लिए सीटों की हिस्सेदारी में भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि हरियाणा में समाजवादी पार्टी ने 5 सीटें मांगी थीं। अखिलेश यादव को उम्मीद थी कि अहिरवार इलाके में 5 सीटें मिलने पर इंडिया गठबंधन को फायदा हो सकता है। लेकिन कांग्रेस ने जनाधार के आधार पर सपा की मांग को रिजेक्ट कर दिया। कांग्रेस के इस रवैये पर अखिलेश ने भी हरियाणा से अपनी साइकिल को वापस मोड़ लिया। लेकिन उपचुनाव की बिसात पर 10 में से 5 सीट मांग रही कांग्रेस के लिए अब सपा से बार्गेनिंग आसान नहीं होगी। और तो और महाराष्ट्र में भी करीब 12 सीटों पर दावेदारी कर रही है समाजवादी पार्टी। बिल्कुल पूरे देश पे असर पड़ने जा रहा है। इसका असर महाराष्ट्र पड़ेगा, इसका असर आने वाले झारखंड के चुनाव पड़ेगा, यूपी का जो 10 उपचुनाव उस पर पड़ेगा। निश्चित तौर से मिलकर लड़ेंगे और डंके की चोट पर यूपी में इनको हराएंगे। आधी सीटें वो हमसे यहाँ ले लें, आधी सीटें हमको महाराष्ट्र में दे दें, हम तैयार हैं। आप पूछ लीजिए अजय राय जी से, कांग्रेस से पूछ लीजिए। लेकिन ये हमारे व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं। हरियाणा के नतीजों ने इंडिया गठबंधन के दूसरे दलों की निगाहों को भी बदल दिया है। फारूक अब्दुल्ला से लेकर शिवसेना तक कांग्रेस को नसीहत देते दिखाई दिए। शिवसेना ने तो साफ कह दिया है कि अब अकेले नहीं जीत सकती कांग्रेस, महाराष्ट्र में चुनाव होना है। तो ऐसे में शिवसेना के इस बयान का संदेश साफ समझा जा सकता है।
और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को भी अपनी रणनीति देखनी पड़ेगी कि जैसे डायरेक्ट फाइट होती है बीजेपी के साथ, कांग्रेस कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ जाती है, तो क्यों है रीवर्क द एंटायर अलायंस। ऐसा कोई मैं मानती हूं कि अभी नतीजे जब आएंगे तो फाइनली पता चलेगा, बट अगर जीतते हैं तो उनको बधाई के पात्र भी बनते हैं कि डिस्पाइट एंटी इनकम्बेंसी दे डन वेल। बहरहाल हरियाणा चुनाव के नतीजों ने कांग्रेस के साथ साथ राहुल गांधी की भी रणनीति पर सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि इंडिया गठबंधन का इनकलाब करने वाले राहुल गांधी क्यों अखिलेश यादव, मायावती और केजरीवाल को नहीं साथ ला पाए। अगर हरियाणा में इनको साथ लिया होता तो शायद परिणाम कांग्रेस के पक्ष में होता। ऐसे में सवाल यही है कि कांग्रेस की हरियाणा वाली हार यूपी, महाराष्ट्र और झारखंड में कांग्रेस के लिए संकट का सबब बनेगी। भारतीय जनता पार्टी ने तमाम संभावनाओं को ध्वस्त करते हुए हरियाणा में जो जीत हासिल की है, वो जीत भाजपा के प्रतिस्पर्धी दल, विरोधी दलों के लिए एक बड़ी चेतावनी है। और वो चेतावनी है कि लोकसभा चुनाव के जनादेश की व्याख्या वो जिस ढंग से कर रहे थे कि भाजपा कमजोर हो गई है, ब्रांड मोदी डाइल्यूट हो गया है, अब उनको हरियाणा के निर्णय के बाद विपक्षी दलों को इस विषय पर फिर से सोचना होगा कि चुनौती बड़ी है, कड़ी है। मेहमानों साहब का परिचय करा दें। प्रशांत पटेल जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, प्रशांत जी का स्वागत है। विवेक नारायण जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, विवेक जी का स्वागत है। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, जोशी जी का स्वागत है। रोहित अग्रवाल जी हैं, आरएलडी के प्रवक्ता, रोहित जी का स्वागत है। विवेक जी, आपसे बात शुरू करूंगा क्योंकि हरियाणा के लिए सब कह रहे थे कि भैया कांग्रेस की जीत तो तय हो गई। कोई 70 सीट बता रहा था, कोई 60 बता रहा था, लेकिन 60 से नीचे कोई नहीं कह रहा था। सारे राजनीतिक विश्लेषक और एग्जिट पोल भी उसी ओर इशारा कर रहे थे। आपके लिए ये हार, अरे जो हरियाणा का चुनाव था, ये इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि आपको जनता को ये भी सबूत देना था और अपने सहयोगियों को भी ये बताना था कि लोकसभा में हमको जो 99 सीटें मिली, यानी पुरानी से स्थिति बेहतर हुई हमारी, वो बढ़त हम मेंटेन रखे हुए, कायम रखे हुए हैं। लेकिन हरियाणा ने तो चीजें बिल्कुल उलट पुलट कर दी, ध्वस्तीभूत कर दी। विवेक जी, लोकतंत्र में जीत और हार उसका हिस्सा है। जनता ने जो जनादेश दिया है उसको हम स्वीकार कर रहे हैं। तो लेकिन इन चुनावों से देखिए, जनता या आप जो विश्लेषकों की बात कर रहे हैं और जो लोग जो एक बना रहे थे कांग्रेस जीत रही है, तो वो जीत रही थी। लेकिन जो कल जिस तरीके से नायब सिंह सैनी जी ने कहा कि हमारी पूरी तैयारी है, सब व्यवस्था हमने कर ली है, तो ये भी कहीं न कहीं से एक सवालिया निशान बनाता है कि ये क्या व्यवस्था कर ली गई थी, क्या तैयारी थी, जिसकी वजह से जो नतीजे बिल्कुल उलट आए। विवेक जी, अब आपको नहीं लगता कि अब गंगा में बहुत पानी बह गया है? समीक्षा करेंगे। विवेक जी, एक मिनट, अब आपको नहीं लगता कि ऐसे चुटकुलों पर चर्चा करना ठीक नहीं कांग्रेस के लिए? कहां चक्कर में पड़े हो? जनादेश को जनादेश की तरह लो महाराज। नहीं, देखिए, जनादेश को तो हम स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन जनता सब जान रही जनादेश, ये जनादेश जो जनादेश नहीं है, ये जनादेश जो नायब सिंह सैनी ने कहा है कल शाम को, ये उसकी जीत है। ये कि सारी व्यवस्थाएं हमने कर ली हैं। तो ये लोकतंत्र में अपने आप की इस तरह के बयान देना और इनके परिणाम इस तरह से सामने आना, ये हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था, चुनावी व्यवस्था पे एक निशान जरूर लगाते हैं। ये अलग बात है कि पिछले 10 सालों में एक भाजपा सरकार ने, मोदी सरकार ने जो एक नैरेटिव बनाया और सारी सफलता को चुनावी जीत से जोड़ दिया। जनता नंबर 2 पे हो गई, जन कल्याण की बातें नंबर 2 पे हो गई, केवल हमारे मन की बात रह गई और केवल ये नैरेटिव हो गया कि जीतना है हमको, कैसे भी तरीके से जीतना है। ठीक है विवेक जी, जनता का। और आप जानिए हरियाणा में, आप बताइए क्या जवान, क्या किसान, क्या पहलवान, कौन सा वहां खुश था?
ठीक, सारे विनोद जी, आपने अभी खुद ही रुकना कहा होगा। कि सारे एक ठीक। कह रहे हैं कि वहाँ कांग्रेस जीत ठीक। रही है, अभी लेकिन जो रुकना। परिणाम आए हैं ठीक। वो निश्चय ही जी। उनको हम स्वीकार करते हैं, लेकिन इन जी। परिणामों की हम समीक्षा करेंगे, ठीक है। रणनीतिक पुनर्समीक्षा जी। होगी, लेकिन ये कहीं न कहीं से इन ठीक है परिणामों विवेक जी, में जो नायब ठीक है, सिंह ने ठीक कहा है। है उसकी अब रुक गलत जाइए, जरूर है। अब रुक जाइए। कांग्रेस की स्थिति सुधरे भी तो कैसे सुधरे? वो तो ये उसकी सुई एक ही जगह आके अटक गई कि जहां जीते वहां राहुल जी ने जिता दिया और जहां हारे वो कह दो वो तो भाजपा वालों ने गड़बड़ कर लिया। इनको ये नहीं दिखाई दे रहा कि कांग्रेस में वहां जूतों में दाल बट रही थी हरियाणा में। क्या पार्टी जीत नहीं रही और 36 मुख्यमंत्री के दावेदार ताल ठोक रहे थे एएनआई के कैमरे पे, बोले हम भी है, बोले तुम हटो पीछे हम है। नहीं, वो नहीं दिखाई दे रहा। करी है नायब सैनी ने कहा कि व्यवस्था कर ली इसलिए हम हार गए। नायब सैनी के भरोसे चुनाव लड़ रहे थे क्या आप? गजब हाल है। आप वो नहीं देखे कि रणदीप सुरजेवाला भी मुख्यमंत्री का दावा ठोक रहे थे, और तो और छोड़ो, ये नहीं देखा आपने? हुड्डा हाथ में लाठी लिए थे कि हम घुसने नहीं देंगे किसी को। ये स्थितियां अपने घर की भी तो देखो महाराज। आपको किसने रोका था? आप अखिलेश यादव को, मायावती जी को और अरविंद केजरीवाल को, तीनों को अपने अलायंस में रखते? किसी ने रोका था? कि नायब ने रोक लिया था आपको? नहीं ना। परीक्षा में एक भी सवाल ठीक किया नहीं और करे नंबर नहीं आए, बताओ उस बच्चे का कोई क्या करेगा? ये भी तो देखो कि कॉपी में लिखा क्या था। जोशी साहब, आपके साथ तो मध्य प्रदेश पार्ट 2 हरियाणा में भी कर दिया था इन लोगों ने, जैसा मध्य प्रदेश में किया था कि भाई एक भी सीट नहीं देंगे। कमलनाथ ने कहा कौन है अखिलेश? अखिलेश हम जानते नहीं। यही बात यहाँ हुड्डा जी के सुपुत्र दीपेंद्र ने कह दिया कि नहीं अखिलेश का यहाँ कुछ नहीं है ना, नो। अब आपको भी उम्मीद जगी होगी कि ना अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। नहीं, हमको कुछ मित्र लोग बता रहे थे पत्रकार कि आज समाजवादी पार्टी कार्यालय में लखनऊ में नेता लोग देख रहे थे चुनाव परिणाम, तो वो बड़े प्रफुल्लित थे, कह रहे थे अब कांग्रेस हैसियत में आ जाएगी। वो कह रहे थे भैया जलेबी मंगाओ अब कांग्रेस हैसियत में आ जाएगी। जोशी जी। अमिताभ जी, जी, इस देश के सबसे बड़े दिल के नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने हरियाणा में चुनाव न लड़ने का फैसला किया, क्योंकि वो चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से जनता को मुक्ति मिले। और आपकी बात बिल्कुल ठीक है, जो आदरणीय दीपेंद्र हुड्डा जी मध्य प्रदेश के कमलनाथ हो गए हरियाणा में, जिन्होंने बयान दिया। और हरियाणा, चूंकि हम जहां रहते हैं वहां से हरियाणा बहुत दूर नहीं है, हमारे रिश्तेदार हमारे दोस्त बहुत वहां रहते हैं, तो जो हम देख पाए हरियाणा की 90 सीटों में बहुत सारी सीटें हैं जिसमें ओबीसी वर्ग बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, इस देश में ओबीसी के अगर सबसे बड़े नेता हैं तो केवल माननीय अखिलेश यादव जी हैं। कांग्रेस उनका लाभ ले सकती थी, लेकिन कांग्रेस लालू यादव छोटे हो गए। जोशी जी, लालू जी छोटे हो गए। हमें लगा था लालू जी को बताओगे, अब तो रिश्तेदारी भी आप भी। अब लालू जी सुनेंगे वीडियो तो उनके दिल पे क्या बीतेगी? अमिताभ जी, आप ही ने मैं तो खैर 30 साल से पॉलिटिक्स में हूं, लेकिन आप जैसे पत्रकारों ने ही एक सिखाया है कि राजनीति में जो संख्या बल होता है ना, वो तय करता है कौन आज बड़ा नेता है। जी, मेरे ख्याल से आपको याद नहीं दिलाना पड़ेगा, उत्तर प्रदेश में 37 सीटों के साथ हम लोग बैठे हैं, 6 हमारे अलायंस कांग्रेस ने जीते हैं। तो आप ही तय कर लीजिए आज ओबीसी का नेता। मैं तो गेंद आपके पाले में छोड़ देता हूँ। मैं आपके साथ खड़ा हो गया। आपने कहा हाँ अखिलेश जी सबसे बड़े नेता, मैं कहूँ अखिलेश जी ठीक बात है। अब जब तक तेजस्वी इसका काउंटर नहीं करे तब तक यही बात ठीक है जी। मैं तो सरल व्यक्ति हूँ, मैं तो आपको बड़ा भाई हो, मेरे बड़े हो, और आपसे मैं सीखता रहता हूँ, आप पे छोड़ दी गए। ठीक, पहला विषय। ठीक। दूसरा, ये अभयदान भी आज नहीं चलेगा। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा में चुनाव जीते हैं, तो महाराज जम्मू कश्मीर में किसके नेतृत्व में हारे, ये भी एक चर्चा का विषय होना चाहिए। तो इससे भी आज उनकी कितनी लीपा पोती कर लीजिए आदरणीय मोदी ब्रांड की,
तो आपको जम्मू कश्मीर में हार का ठीकरा भी देना पड़ेगा, अगर यहाँ पर आपको उनको यस देना है तो। क्योंकि आप बैलेंस ना करें, जनता बैलेंस कर रही है। जनता बता रही है कि वहां मोदी जी के नेतृत्व में हारे, क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं कि हरियाणा में मोदी जी के उसमें जीत गए और जम्मू कश्मीर में हार गए। तो ये भी देश देख पा रहा है, यानी कि जो भारतीय जनता पार्टी की जम्मू कश्मीर में जो नीतियां थी वो फेल हैं जनता की नजर में। आज ये भी एक देश में परिणाम आया। जी, जोशी जी ने कहा कि देश में सबसे बड़े दिल के नेता अखिलेश जी ने हरियाणा में चुनाव लड़ने से इनकार कर लिया ताकि धर्मनिरपेक्ष ताकतें जीते। ये सच है, लेकिन आधा सच है। पहले समाजवादी पार्टी ने वहाँ अहिरवाल इलाके में सीटें मांगी थी कांग्रेस से, चुनाव लड़ना चाहती थी सपा, कांग्रेस ने सीटें देने से इनकार किया तो अखिलेश जी ने अपने को पीछे कर लिया, फिर आप ही लड़ लो। ठीक प्रैक्टिकल बात ये थी कि फिर उन्होंने कहा फिर आप ही लड़ दो भाई, ठीक है, हम पीछे हो जा रहे हैं। खैर, दूसरी बात आई, जोशी जी ने जम्मू कश्मीर की कही। जम्मू कश्मीर और या मान लीजिए नागालैंड, जम्मू कश्मीर, मिजोरम, ये सारे राज्य महत्वपूर्ण हैं, सारे भारत के राज्य हैं, लेकिन हर राज्य की राजनीतिक स्थितियां दूसरी हैं। देश में कितने लोग ऐसे हैं जो ये मानने को मानते हैं कि जम्मू कश्मीर में भाजपा मेजॉरिटी में ये सरकार बना लेगी? भाजपा के भी लोग नहीं मानते, टीवी बोल रहा अलग बात है क्या। लेकिन हरियाणा में जब हरियाणा का जन्म हुआ था तब से लेके आज तक कोई पार्टी तीसरी बार जनादेश नहीं पाई, कोई पार्टी। ये छोटी बात नहीं जोशी साहब। कबूतर को कबूतर और खरगोश को खरगोश कहो, खरगोश को कबूतर और कबूतर को खरगोश ना कहो। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, इसीलिए मैंने शुरू कहा मिरेकल हो गया, छोटी बात थोड़ी ना है। खैर, रोहित अग्रवाल जी। जी सर। हरियाणा और आपकी पार्टी का प्रभाव क्षेत्र जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, वो बिल्कुल मिला मिला है। एक जाट फैक्टर भी महत्वपूर्ण होता है वहाँ हरियाणा में, आपकी पार्टी का भी की फैक्टर जाट फैक्टर है। हरियाणा की जीत के बाद अब कैसे देख रहे हैं चीज़ों को? सुनने में आया कि आपके लिए तो कर हरियाणा की जीत से पहले मीरापुर वाली सीट भाजपा ने तय कर दी थी, भाई ये आरएलडी को देंगे। जी देखिए अमिताभ जी, एक बात बिल्कुल साफ हो गई अब हरियाणा के चुनाव में कि राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन किस तरीके से रंग दिखा रहा है वो हमको और आपको दिखाई पड़ रहा है। हरियाणा के अंदर जिस तरीके से जो जाट बाहुल्य सीटें हैं, एग्जैक्ट नंबर तो अभी आ जाएगा थोड़ी देर में, और उस जाट बाहुल्य सीटों में भी भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स कहीं ना कहीं जीतने का काम किया है, जिनको ये लोग बता रहे थे कांग्रेस वाले की तो 100% इधर है हमारी तरफ, वो तो कहीं इधर उधर जा नहीं रहे। तो वहां भी माननीय जयंत चौधरी जी के प्रभाव से जाटों ने भी भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का काम किया। और हरियाणा में जिस तरीके से लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई है तीसरी बार, ये दिखाता है कि जनता का विश्वास, जनता का मत कहीं ना कहीं एनडीए के साथ है। और यही आज जो घमंड है कांग्रेस का, सिर्फ और सिर्फ आपको बहाने ढूंढने। मैं तो समझ नहीं पाता हूँ, 50 साल जिस पार्टी ने राज किया हो देश में, वो जनता की नब्ज नहीं समझ पा रही है। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि सब पहलवान परेशान है, जवान परेशान है। अरे परेशान होता तो भैया ये वोट कहां से आ रहा है? ये वोट तो भैया पहलवान और जवान ने ही दिया है ना, व्यापारियों ने ही दिया है ना, महिलाओं ने ही दिया है ना। आप निरंतर अनर्गल बातें करते हो, आप देवी देवताओं का अपमान करते हो, लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हो। राहुल गांधी जाके हरियाणा के चुनाव में कहते हैं जो मंदिरों में मूर्तियां उनमें ताकत नहीं है, शक्ति नहीं है, शक्ति विहीन है। और उसके बाद आपको लगता है कि वो भगवान आपको चमत्कार दिखाएगा। देखो ना चमत्कार भगवान का, देखो जो जीतती हुई राज्य को आप हार के आए हो, उस चमत्कार को देखो। ये उसी की लाठी की है, ये उसी की लाठी है। क्योंकि यहाँ इंसान लाठी लेके खड़ा रह जाता है कि लट्ठ लेके खड़े हैं, जब उसकी लाठी चलती है ना तो आवाज नहीं आती है। और आज जो आपकी दशा हुई है, कांग्रेस की दशा हुई है, इसके लिए कांग्रेस स्वयं जिम्मेदार है कि वो ना जनता की भावनाओं को समझती है, ना जनता के मन को समझती है, और सिर्फ अनार्गल विलाप करके वो इस तरीके से माहौल बनाने की कोशिश करती है कि ऐसे कांग्रेस ही एक विकल्प हो। आज सुबह मैं देख रहा था, इनके एक बहुत बड़े नेता है पवन खेड़ा जी, उन्होंने इस तरीके का बयान दिया जब एक रुझान दिखना शुरू हुए कांग्रेस के पक्ष में कि घृणा हो गई है जनता को भारतीय जनता पार्टी से। उस घृणा का आपको जो है रिजल्ट दिखाई पड़ रहा है। अब घृणा किससे हुई भाई? बताओ किससे हुई घृणा? जनता को कांग्रेस से घृणा हो गई क्या? अरे कम से कम इतना तो समझो कि वो भी आपके देश के राजनीतिक दल हैं,
आप अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के लिए कम से कम इतना तो मत गिर जाओ कि आप एक राजनीतिक दल को जो सत्ता में है, केंद्र में सत्ता में है, राज्य में सत्ता में है, उसको आप कह रहे हो घृणा हो गई है जनता को। अरे घृणा हो गई होती तो आज तो दिखाई पड़ रहा है ना। और जो आप भारतीय जनता पार्टी के लिए कहते थे, फिर वो भी आप पे एप्लीकेबल हो जाता है। मोदी फैक्टर कुछ नहीं है, मोदी फैक्टर विहीन हो चुका है, जनता का विश्वास उठ चुका है। तो भैया अब आपसे उठ चुका है कि नहीं उठ चुका, ये भी तो बताओ। और एक और बात, एक बहुत खास बात बता दूं, उसके बाद बात समाप्त करूंगा, कि इनके युवराज और इनकी राजकुमारी दोनों विदेश में हैं आज, दोनों विदेश में हैं। और यहाँ कांग्रेस के प्रवक्ता बैठ के कह रहे हैं कि वो सैनी साहब ने वहां चमत्कार करा दिया पीछे से। अरे भैया आपके युवराज क्यों नहीं थे देश के? ठीक है रोहित अग्रवाल, ठीक है, करवाने के लिए एक चीज और भी महत्वपूर्ण है जिसका नाता पूरे हिंदी पट्टी से है और उत्तर प्रदेश और हरियाणा से तो खास तौर पर है। विवेक जी सवाल वो प्रशांत से लूंगा, लेकिन आप भी इस चीज को सुनिए जरूर, महत्वपूर्ण बात है, इस ढंग से शायद चर्चा नहीं होनी चाहिए। किसान आंदोलन के बाद हरियाणा विधानसभा का चुनाव ये आया है क्या? इसके फैसले जनादेश की व्याख्या इस ढंग से भी होगी ही होगी। भाजपा अगर हरियाणा हार जाती तो आप कहते किसानों ने भाजपा को सबक सिखा दिया। क्या अब ये क्यों नहीं कहा जाए कि किसानों ने हरियाणा में भाजपा के माथे पर रोली चंदन लगा दिया? ये क्यों नहीं कहा जाए? बड़ा सवाल है। राकेश टिकैत भी यही कह रहे थे कि किसान लाठी से मारेंगे भाजपा वालों को, और कांग्रेस तो कह रही थी किसान भी नाराज है, नौजवान भी नाराज है, महिला भी नाराज है, अग्निवीर भी नाराज है, कर्मवीर भी नाराज है। तो मैं तो सोच रहा था कहो 10-5 वोट भी ना मिले। लेकिन गुरनाम सिंह चढ़ून, क्या नाम है उनका, चढ़ूनी क्या है, किसान आंदोलन वाले नेताजी, उनको 1500 वोट नहीं मिले। कुल चुनाव लड़े, बड़े नेता थे, वो किसान आंदोलन के संचालकों में थे, 1500 वोट नहीं मिले। विवेक जी बताओ, जिनके कंधे पे आप चढ़ के बंदूक चलाना चाहते थे उनके कंधे ही ऐसे थे कि उनको खुद 1500 वोट नहीं मिले, वो आपको क्या दिलाएंगे? प्रशांत पटेल, मुझे लगता है कि लोकसभा चुनाव में जो आपको डैमेज हुआ था और परसेप्शनल लॉस जिसको हम लोग बोलते हैं, धारणागत नुकसान, वो राजनीति में सीटों से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कि धारणा क्या बनी। सीट 2 कम है 2 ज्यादा है, बहुत फर्क नहीं पड़ता, लेकिन धारणा से बहुत फर्क पड़ता है। मुझे लगता है हरियाणा के चुनाव ने उस नैरेटिव को काउंटर करने का काम किया है और आपकी आत्मविश्वास को बढ़ाने का काम करेगा भी। अब आगे अभी लड़ाई महाराष्ट्र में है, झारखंड में है, फिर दिल्ली में है। प्रशांत पटेल जी। अमिताभ जी नमस्कार। नमस्कार। मैं सबसे पहले तो जलेबी के साथ आपको बधाई देना चाहता हूँ। मेरे हाथ में जलेबी का प्लेट है और ये जलेबी हलवाई के द्वारा बनी हुई है, किसी फैक्ट्री के द्वारा नहीं बनी हुई है। मैं तो प्रयागराज रहा हूँ, हम लोग उस क्षेत्र के हैं, तो हम लोग तो बचपन से हलवाई की बनी हुई गर्मा गर्म जलेबी ही खाए हैं। और आज जिन्होंने जलेबी का नारा दिया, संयोग सभी रोहित जी ने बताया कि वो विदेश भाग गए हैं, राहुल जी और प्रियंका जी भी। तो ये लोग हार भी नहीं पचा पाए, हार स्वीकार नहीं कर पाए और अपने कार्यकर्ताओं के साथ ही दुख दर्द में लोग नहीं खड़े होते कि तुम कम से कम हार स्वीकार कर लें। और जो इनका घमंड था, 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ 4 जून के बाद से लगातार विपक्ष ऐसा माहौल बना रहा था मानो इनकी सरकार बन गई हो, इनके प्रधानमंत्री बन गए हों। कांग्रेस के लोग समझ रहे थे राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन गए हैं और समाजवादी पार्टी के लोग समझ रहे थे कि अखिलेश जी प्रधानमंत्री बन गए हैं। और सब लोगों ने ताकत दिखा भी दी। लगातार हम लोग डिबेट में भी देख रहे, समाजवादी पार्टी के लोग लगातार धमकी दे रहे हैं, अभी से धमकी देना स्टार्ट कर देगी, 27 हमारी सरकार आएगी तो हम देख लेंगे। इसी तरह कांग्रेस के लोग हरियाणा में लोग यही माहौल बनाए हुए थे कि अब तो हुड्डा जी मुख्यमंत्री बनेंगे, देख लेंगे तुम लोगों को। जनता ने दिखा दिया। और बात अभी है कि जब तो मैं बता दूं, प्रोफेसर साहब विद्वान व्यक्ति, जम्मू कश्मीर में हम लोग 26.5% वोट पाए, 29 सीटें हमारी आई हैं। हम हालांकि कश्मीर रीजन में कम सीटों पर लड़े थे, जम्मू में हमारी 29 सीट आई। पिछली बार जब चुनाव हुआ था 14-15 में हम 25 सीट पाए थे। दूसरे नंबर पर वहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस है और जो समाजवादी पार्टी की सहयोगी पार्टी है कांग्रेस, वहाँ खाली 6 सीट पाई है। तो हम कोई जम्मू कश्मीर हारे नहीं है। कश्मीर में तो हमें वोट मिलता नहीं, हम वहाँ से उम्मीद भी नहीं किए थे। हमें वहाँ उम्मीद बहुत कम थी कि हमारी सरकार बनेगी, तो वहाँ की बात मत करिए। फिर भी हम आपको समाजवादी पार्टी वहाँ बताए कि वहाँ पे कितनी सीटें आई। समाजवादी पार्टी तो जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ी है ना, वन भास्कर जोशी जी बताएंगे कि कितने प्रतिशत वोट पाए और कितनी सीटें पाई हैं।
कम से कम पड़ोसी के घर में बच्चा पैदा होता है तो सब खुशियां मत मनाइए, आपके घर में पैदा हो तो मनाइए, तो पता चलेगा। हरियाणा में आपकी तो लड़ने लायक हैसियत बची नहीं, आपको किसी ने भाव नहीं दिया, ना हिम्मत पड़ी। मध्य प्रदेश में भी आपको दिखा दिया गया। और हम लोगों ने तो लगातार जनता के बीच में रह के काम किया। हरियाणा में भी हमारा परसेंटेज 40% वोट परसेंटेज गया। हर जाति का, हर वर्ग का वोट मिला है। जाट बहुल सीटों पर भी हम 7 सीटें जीते, जो 17 जाट बहुल सीटें मानी जाती है वहां पे भी हम 7-8 सीटें जीते हैं। अन्य सीटों पे भी हमने जीता है। उचाना कला जैसी सीटें वहां पे भी हम जीत रहे हैं। तो सब जगह सभी वर्गों ने हरियाणा में हमको वोट दिया है। तीसरी बार मैंडेट दिया है, इतिहास रचा गया हरियाणा में तीसरी बार किसी पार्टी को जीतने का। तो और चाहे किसान हो, जवान हो, ये सारे मुद्दे गौड़ हो गए हैं। अब कम से कम इन लोगों को माफी मांगनी चाहिए जिन मुद्दों पे इन्होंने प्रोपोगंडा किया, और कम से कम अगर थोड़ी शर्म बची हो तो इन मुद्दों पे आगे से ना बोले, मैं यही कहूंगा। विवेक जी, राहुल जी और प्रियंका जी नहीं है देश में। राजनीतिक व्यक्ति के तौर पर ऐसे अवसरों पर नेता रहता है उपस्थित, जीते चाहे हारे। जीतता है तो मिठाई खाने और खिलाने के लिए मौजूद रहता है, और हारता है तो कार्यकर्ता के कंधे थपथपाता, कहते चिंता नहीं करो फिर लड़ेंगे। घर के मुखिया से ये उम्मीद की जाती है विवेक जी, नहीं? विवेक जी, अच्छा विवेक जी, जोशी जी, आपको लगता है कि हरियाणा का जो परिणाम कांग्रेस के लिए आया, अब इससे आप लोगों को थोड़ी सहूलियत हो जाएगी? इंडिया अलायंस के भीतर जो जद्दोजहद चलती थी, बाहां उमेटने का काम चलता था, जिसको अंग्रेजी में बोलते आर्म ट्विस्टिंग, हिंदी में बोलते बाहां उमेटना, अब आप लोगों का भी थोड़ा पड़ला भारी रहेगा, बोले ना ये नहीं चलेगा। अब वो आदमी को भी महाराष्ट्र में थोड़ी राहत हो जाएगी। देखिए अमिताभ जी, लंबे समय में राजनीति में रहने के बाद हमने एक चीज सीखी है कि कभी सवालों के जवाबों से नहीं बचो। हमारे छोटे भाई प्रसाद ने हमारी पार्टी पे प्रश्न करा, तो मेरा कर्तव्य बनता पहले उनकी बात को जवाब दूं। जी। मैं बताना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी को, समाजवादी पार्टी जम्मू कश्मीर में पहली बार चुनाव लड़ी है। हमारा बिल्कुल नया संगठन था, आज हमारी वहां एंट्री हो गई है। निश्चित तौर पे परिणाम नहीं आया, लेकिन वहां पर पहली बार हम लड़े हैं। जम्मू कश्मीर में आप कब से चुनाव लड़ रहे हो, यह आपका विवेक है, आप कानून के विद्यार्थी हैं, का लॉ वकील है, आपको पता होगा आप कब से लड़े हो। और आपके कार्यकाल में जो आपने पूरे विश्व में फैलाया, इंडिया में नहीं विश्व में फैलाया, कि हमने धारा 370 का आपने अन्य जो चेंजेस वहां पर करे, उनका भी सर्टिफिकेट आपको जनता ने देने का काम करा है कि आपकी पूरे जो बहुमत के आंकड़े से आप कितने दूर हैं। पहला विषय, हम लोग वहां अपनी हार स्वीकार करते हैं। हम लोग 20 सीटों पर लगे थे और हमारा नया संगठन था, हम पहली बार लड़े थे। पहला विषय तो ये आपके लिए विषय है। दूसरा विषय, अब मैं आपका भी अमिताभ जी जवाब देना, भाई आप तो मैन क्या कहते हैं अंपायर है, आपके बात का जवाब दिए बिना खिलाड़ी कैसे खेल सकता है। तो मैं आपको बहुत ईमानदारी से बताना चाहता हूं, हम लोग संभाव के लोग हैं। माननीय अखिलेश यादव जी का विजन बड़ा है। निश्चित तौर पे हमारी जो लड़ाई है वो पीडीए की लड़ाई है, सामाजिक न्याय की लड़ाई है, जाति जनगणना के नाम है। हमें ना इधर दिखता है ना उधर दिखता है, केवल एक चीज दिखती है, पीडीए। हम लोग पीडीए के साथ खड़े हैं और पीडीए के साथ ही ये 10 उपचुनाव में जा रहे हैं। और मैं कहना चाहता हूं, ये जो पीडीए का सूत्र दिया था, यही 24 में जो सूत्र हमने भारतीय जनता पार्टी को आधे से कम कर दिया। हमको तो उसी राह पर चलना है, हार हो या जीत हो, हम लोग पीडीए के साथ खड़े हैं। ये पीडीए का मंत्र जो हमें माननीय अखिलेश यादव जी ने दिया है, समाजवादी पार्टी इसको जमीन के हर व्यक्ति तक ले जाने का काम करेगी। और हमें पता है कि भारतीय जनता पार्टी, नहीं जोशी जी, वो तो सारी बात ठीक है, लेकिन एक ये सैद्धांतिक चीजें ठीक है, लेकिन राजनीति तो प्रैक्टिकलिटी से भी चलती है। आप महाराष्ट्र में मांगोगे सीटें, वहां मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, ये बड़ा मसला है ना। मैं उसी में सवाल कर रहा था कि अब आपकी बार्गेनिंग पावर थोड़ी बढ़ जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। पीडीए और सीडीए तो सब है ही है। हरियाणा में भी पीडीए का नारा था, इतनी सीट नहीं दी आपको। पीडीए से थोड़ी सीट मिलेगी भैया। अमिताभ जी, जो गलतियां मध्य प्रदेश में हुई और जो उसी गलतियों की पुनरावृत्ति कांग्रेस ने
हरियाणा की धरती पर करी। मुझे एक व्यक्तिगत काम से सोनीपत जाने का सौभाग्य मिला चुनाव के दौरान। मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल था, क्योंकि मैं ज्यादा नहीं 8-10 लोगों से संपर्क कर पाया। तो वहां पर जो माहौल था वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ था, लेकिन ये किस तरह उसको कैश नहीं कर पाए, ये कांग्रेस का फेलियर है। क्या कमियां रही? शैलजा जी की कमियां रही। आप इतने बड़े ओबीसी नेता के साथ किस प्रकार का व्यवहार करोगे, ये आपका चिंतन का विषय, हमारा चिंतन का विषय नहीं है। हमारा तो एक साफ था कि हम हरियाणा की जनता के साथ खड़े हो गए। हमने कहा कि ऐसा ना हो कि कल ठीक रहा हम कर फूके, आप लड़िए, आप देखिए। हमने तो अभय दान दिया है। हमारा तो हाथ ऊपर है, कांग्रेस से हमारा हाथ ऊपर है, कांग्रेस का हाथ नीचे है। ठीक हरियाणा के बेस पर जी, ठीक बात है ना। विवेक जी, आपने सुन लिया होगा। ठीक है जोशी जी, समाजवादी पार्टी कह रही कांग्रेस का हाथ नीचे है, हमारा ऊपर है, आपने सुन लिया होगा। मैं प्रश्न ये पूछ रहा था कि राहुल गांधी और प्रियंका जी आज क्या देश में नहीं है? विवेक जी जी, राहुल जी प्रियंका जी देश में नहीं है क्या? नहीं, राहुल जी और प्रियंका जी निसंदेह देश में है और देश की जनता के लिए संघर्ष कर रहे हैं और भाजपा की कुशासन से और गलत नीतियों से नहीं वो तो जोशी भैया, विवेक जी आपने लंबी बात कर दी। मैं आज की तारीख की बात कर रहा हूं। आज क्योंकि खास दिन है, आज वो देश में है कि नहीं, और हैं तो फिर निकले क्यों नहीं? कुछ दिखना चाहिए था कार्यकर्ता के साथ, नहीं? देखिए, ये तो लोकतांत्रिक देश है, हर आदमी को अपने तरीके से अभिव्यक्त करने की आजादी है, अपने तरीके से बात करने की बात है। हम भाजपा के तरीके से पैटर्न पे नहीं कह सकते कि आप मंदिर क्यों नहीं गए, आपने गंगा जी क्यों नहीं नहाई, तो आपके सवालिया निशान है। ये इस देश की संस्कृति के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है कि आप मंदिर नहीं गए, आप आज क्यों नहीं बोले, आप आज गंगा जी क्यों नहीं नहाए, ये हमारी अभिव्यक्ति की और हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था पे प्रहार है। ये अच्छा, आप कुंभ नहीं नहाए तो आप हिंदू नहीं हो गए, आप मंदिर क्यों नहीं गए अभी तक? एक मिनट रुको भाई, विवेक जी एक मिनट रुकिए, इनकी आवाज। कुंभ नहाना अलग विषय है और अपनी पार्टी की जय और पराजय में साथ खड़े होना कार्यकर्ताओं के अलग विषय है। इसका कुंभ से क्या लेना देना? अमिताभ जी, नहीं, मैं इसका लेना देना यह है, देखिए कि पार्टी कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं। तो आज आप क्या समझ सकते हैं कि इतनी बड़ी चुनावी जनता का जनादेश आने के बाद क्या वो इस पे चिंतन नहीं कर रहे होंगे या आगे बैठ के और इस पे रणनीतिक पुनर्समीक्षा नहीं करेंगे? ये आप कैसे सोच सकते हैं? कोई भी कैसे खोज सकता है? अब रही बात महाकुंभ की, तो ये बात इसलिए मैंने इस परिप्रेक्ष्य में कही कि देखिए, ये भाजपा तो अक्सर सवाल खड़े करती है कि वो जनेऊ पहनते हैं तो वो नकली हिंदू हैं, और हम अगर जनेऊ पहनते हैं राहुल जी हिंदू है नहीं है, इस पर विषय किसी दिन और विवेक भाई, हिंदू नहीं, राहुल जी हिंदू है नहीं है, इस पर किसी दिन और चर्चा करेंगे। आज ये विषय नहीं, आज तो हरियाणा है, उसका बड़ा असर है। एक छोटा सा सप्लीमेंट्री और फिर मैं रोहित के पास चलूंगा। विवेक जी, किसान नाराज, पहलवान नाराज, जाट नाराज, कर्मवीर नाराज, अग्निवीर नाराज, ये 5-7 ब्लॉक आपने बताए थे, 90% हो जाते हैं हरियाणा में कि ये सब नाराज हैं। क्या कांग्रेस अब अपनी बात वापस लेगी और ये मानेगी कि हाँ उसका थर्मामीटर खराब था, वो जो रीडिंग दे रहा था उसको वो गलत थी, फॉल्स रीडिंग थी? क्योंकि अगर सब नाराज होते 90% जनता नाराज हो किसी पार्टी से, उस पार्टी की हालत मालूम कैसी होगी? जैसे केजरीवाल की पार्टी की हुई हरियाणा में। क्या जहां लड़े वहां जमानत जब्त, जहां लड़े भगवान का ऐसा आशीर्वाद रहा वहीं जमानत जब्त हो गई। विवेक जी, अगर 50 सीट जीत के भाजपा तीसरी बार सरकार बना रही है तो फिर अब आपको मान लेना चाहिए कि आपने जो आकलन किया था कि जनता भाजपा से नाराज है, महिला नाराज है, पहलवान नाराज है, किसान नाराज है, अग्निवीर कर्मवीर सब नाराज हैं, तो वो आपका आकलन गलत साबित हुआ, आपको लग रहा है कांग्रेस को?
अमिताभ जी, जो जनादेश आया है ये वास्तव में कांग्रेस के लिए एक अप्रत्याशित परिणाम रहे हैं और इनकी समीक्षा हाईकमान जरूर करेगा कि कहाँ पे कमियां हुई आकलन करने में। और जो आप बता रहे हैं ये सारे वर्गों में नाराजगी थी, लेकिन उसके बाद जिस तरह के जो नतीजे आए हैं तो इस जनादेश को तो हम स्वीकार करते हैं, लेकिन इसमें कहाँ पे कमियां रह गई उनको आगे सुधारेंगे हम, क्योंकि कांग्रेस का इतिहास तो देश को आजाद कराने से लेकर देश को आगे बढ़ाने तक का रहा है। तो आगे भी हम रहेंगे, इन परिणामों से हमारे मनोबल पे कोई नहीं फर्क पड़ने वाला है। हम समीक्षा करेंगे, फिर दुगने जोश से लड़ेंगे। जी ठीक है, बिल्कुल विवेक जी। मैं रोहित अग्रवाल पास चलूं, उससे पहले एक टिप्पणी कर दूं, जिससे विवेक जी ने कहा कि नहीं ये सब वर्ग नाराज थे। कई बार ऐसा भी होता है, हम रसगुल्ले का नाम मिर्च रख देते हैं। क्या ऐसा तो नहीं कि ये सब वर्ग भाजपा के साथ स्नेह रख रहे हो और आप उसको नाराजगी समझे हो? ये चश्मे की समस्या हो सकती है मित्र। ऐसा करिश्मा संभव नहीं नाराजगी में। यह हो सकता था कि भाजपा और आपके बीच में नेक इन नेक की लड़ाई हो जाती, तो भी मैं मानता कि भाई थोड़ा नाराजगी थी इसलिए भाजपा को नीचे, तो पिछली बार से ज्यादा इसलिए मसला है। रोहित जी, आपने कहा कि राहुल जी और प्रियंका जी विदेश चले गए, विवेक जी कह रहे वो बिल्कुल देश में हैं और चिंतन कर रहे हैं। कमरा बंद करके रो नहीं रहे हैं, वो विदेश में ही हैं। विवेक जी की जानकारी नहीं है और विवेक जी खुद अचंभित हैं कि आज के दिन भी अगर हमारे नेता विदेश में हैं तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे कांग्रेस के अंदर, मतलब। तो ये मैं इनका भी दुख समझ सकता हूँ पूरी तरीके से। देखिए ये कोई ऐसी चीज तो है नहीं अमिताभ जी, ये आपके लिए तो देखिए आप तो सिर्फ यहाँ पे पूछ रहे हो और कहीं ना कहीं आनंद लेने का काम कर रहे हो। आपको तो 1 मिनट में पता चल जाएगा अभी कि कौन सी कंट्री में है, कहाँ पे हैं। ये कोई ऐसी चीज तो है नहीं जो हम झूठ बोल के चले जाएंगे। ये तो आर्काइव पे रहने वाला डिबेट है। ये तो ऐसी चीज है जो हर जगह हर व्यक्ति के पास रहनी है। और भैया ट्विटर के ऊपर तो वैसे भी कांग्रेसी मुझे छोड़ते नहीं है, तो कहीं ना कहीं मेरा डिबेट लगा के वहां भी ट्रेंड करना शुरू कर देंगे। तो इसलिए मैं ऐसी कोई तथ्य बोलूंगा नहीं जहां पे जो है भाई इनको मैं कोई मौका दूं किसी भी तरीके से। तो मैं इनका दर्द समझ सकता हूँ, इनका दुख समझ सकता हूँ। और मैं ये कह सकता हूँ विवेक जी से कि बस अब बहुत हुआ, अपनी आवाज उठाइए आप अपने दल में भी, कि जिस तरीके से आपके दल की जो पदपाठी चल रही है वो निरंतर वो भावनाओं को आहत करते हैं व्यक्तियों की, चाहे वो हिंदुओं की भावना हो, चाहे वो मुसलमानों की भावना हो, हर व्यक्ति की भावना तक पहुंचने की वो कोशिश करते हैं। उसके बाद उसको कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाने का काम करते हैं। जिस तरीके से आज जिस पदपाठी पे कांग्रेस चलना चाहती है वो कहीं ना कहीं समाप्त होने के कगार पे आ चुकी है। और अब पुनः मैं आपको बिल्कुल आश्वस्त करता हूं कि एक तरफ एनडीए गठबंधन है जो हर काम करने से पहले प्रभु के चरणों में जाके माथा टेकता है। मैंने तो कहा था, एक बार आपके डिबेट पे भी कहा था कि भैया अयोध्या आप कहते हो कि भगवान राम ने आपको जितवा दिया, तो कम से कम जीतने के बाद ही मत्था टेकने चले जाते, जीतने के बाद ही धन्यवाद देने चले जाते कि भैया भगवान राम जी आपने हमें जितवा दिया। उसके बाद भी आपसे नहीं गया, वहां पे आप 4 सीढ़ियां नहीं चढ़ पाए वहां पे भगवान राम के मंदिर की। तो आपको क्या लगता है कि चमत्कार कैसे होगा आपके साथ? और एक बात आपको समझना पड़ेगा कि जनता आपसे बहुत दूर हो चुकी है। जब आप सत्ता में थे तब भी आपके चारों तरफ एक चाटुकारों का एक गोला था, और आज भी जब आप विपक्ष में हैं तब भी आपके चारों तरफ एक चाटुकार का गोला है, जिसके तहत आपको ये लगता है कि साहब युवा परेशान है, महिला परेशान है, व्यापारी परेशान है। अरे भैया इतना कुछ परेशान होता तो 2014, 2017, 2019, 2022, 2024 भी आप हार के आए हो, पर आप मानना ही नहीं चाहते हो। 24 आप हार के आए हो। 99 सीट वाले सीना ठोक ठोक के कहते हैं जनता हमारे साथ है, 240 वालों के साथ नहीं है। अरे भाई कौन सी गणित पढ़ के आए हो, कौन सी जनता की आप भावनाओं को समझ पा रहे हो? ये तो आज तक हम ही नहीं समझ पाए। आप हमको कैसे मतलब कन्विंस कर दो तो हम मान लें कि हाँ भैया आप कहीं पे स्टैंड करते हो। आप किस तरीके की नफरत देश के अंदर फैलाना चाहते हो, धर्म के नाम पे, जातियों के नाम पे, सड़कों पे पत्रकारों की जाति पूछते हो, रोहित बाबू, और सदन में जब आपकी जाति पूछी जाती है तब गुस्सा हो जाते हो। ठीक है रोहित बाबू, रुकना होगा। जोशी जी एक प्रश्न आपसे लूंगा, फिर प्रशांत पटेल के पास जाऊंगा। किसान हरियाणा के पूरे सामाजिक जीवन को डोमिनेट करता है, ठीक, और बहुत चैतन्य किसान है, राजनीतिक तौर पर बहुत चैतन्य है वहां का किसान, और सत्ता में उसकी हैसियत रही देवीलाल जी उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। हरियाणा तीसरी बार इतने प्रचंड बहुमत से जीतने का
क्या ये अर्थ नहीं लगाया जाए कि किसान भाजपा के खिलाफ हैं? इस नैरेटिव की हवा निकल गई हरियाणा की जमीन पर। जोशी जी। अमिताभ जी, मेरा अनुभव कहता है जी कि कोई भी मुद्दे जो है उसका आकलन हम इस बात से नहीं करते कि चुनाव में आज उस राजनीतिक दल की जीत हो गई है। मुझे ऐसा लगता है किसान, पहलवान और सैनिक, ये हरियाणा को अगर हम एक तरह से देखें तो इसमें इन तीनों कौम वहां की अगर कोई कहें तो ये कौम का वो प्रदेश है। और मेरे को लगता है अगर कांग्रेस जीत भी जाती या बीजेपी जीत गई है तो उनके मुद्दे आज भी वहां पर धरातल पर है। ऐसा मैं अनुभव भी करता हूं, ऐसा मैंने जानने का प्रयास भी करा है अपने लेवल पे। तो मुझे इसको सर्टिफिकेट दे देना ठीक है, कांग्रेस की, मैं भाजपा की रणनीतिक जीत इसको मानता हूं, लेकिन जो मुद्दे हैं, अगर आप कहेंगे, आप ये कहेंगे कि मैं ये कह दूं कि किसानों के मुद्दे खत्म हो गए, सैनिकों के मुद्दे खत्म हो गए, अग्निवीर के मुद्दे खत्म हो गए, पहलवानों के मुद्दे खत्म हो गए, तो मैं इस तरह की पढ़ाई नहीं कर पाया है। मेरा मानना है कि ये मुद्दे एज इट इज है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की रणनीति की जीत है। ये बात मैं बिल्कुल ईमानदारी से जोशी जी, एक बात आपसे जरूर कहूंगा कि आपने कहा कि भाई हम उस तरह की राजनीति को वो नहीं करते जिसमें चुनाव जीतने को सब कुछ माना जाए, और चुनाव जीतने का मतलब ये नहीं कि मुद्दे खत्म हो गए, ठीक। लेकिन उत्तर प्रदेश में आप 37 सीटें जीते तो आपने कह दिया पूरा उत्तर प्रदेश जीत लिया, 25 करोड़ लोग मेरे साथ खड़े हो गए, नथिंग एल्स, कुछ नहीं, खत्म, टाटा बाय बाय, हो गया, फिनिश। नहीं, समाजवादी पार्टी का पूरा कार्यकर्ता वर्ग और नेता वर्ग एक ही बात कह रहा, बोले खत्म, कुछ नहीं, उत्तर प्रदेश जीत लिया टोटल। भाई आप भी 37 सीट जीते इसीलिए ऐसा दावा कर रहे हैं, लेकिन हरियाणा में आप कह रहे हो भाजपा ये नहीं कह सकती। बोले क्यों? बोले नहीं कह सकती, मेरा मन। जोशी जी कैसे चलेगा? जवाब दीजिए जी। अमिताभ जी, हमारे राष्ट्रीय नेता से लेकर हमारे अन्य सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी सबने और मुझ जैसे साधारण कार्यकर्ता ने भी एक ही बात कही है, और ये हमें बिल्कुल सच है। 2024 में हम इसको श्रेय केवल पीडीए को दिया। पीडीए का सूत्र भारतीय जनता पार्टी के पतन का ठीक है भाई, पीडीए की बात यहाँ नहीं हो रही जोशी जी, यहाँ तो बात हो रही है आपने अपनी जीत को बताया कि उत्तर प्रदेश में हर आदमी भाजपा के खिलाफ है, नाराज है, और सब सपा के साथ है, ठीक। लेकिन हरियाणा में भाजपा की जीत पर आपने नैरेटिव नहीं देना चाह रहे। गलत, मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं अमिताभ जी। हमारे नेता ने, हमारे सब पदाधिकारियों ने, सब कार्यकर्ताओं ने, हम जैसे कार्यकर्ताओं ने एक ही बात कही है कि पीडीए की जीत, पीडीए की जीत हुई है 2024 में। हम आपसे सहमत, ठीक है। इसमें एक राइडर, एक सप्लीमेंट्री रोहित अभिनय, मैं प्रशांत जी के पास एक बात जरूर कह दूं ताकि तथ्य दुरुस्त रहे। एक हैशटैग बोलते ना, हैशटैग बनाया था सपा ने चुनाव के बाद, उत्तर प्रदेश कह रहा है नहीं चाहिए भाजपा। क्या पूरा उत्तर प्रदेश आपने बता दिया था कि भाजपा कह रहा भाजपा नहीं चाहिए, जबकि ये भी 33 जीते थे। क्या आप इनसे 4 ज्यादा जीते थे, ये भी 33 जीते थे, और आपने कह दिया था कुछ नहीं, गो वेंट, कुछ नहीं, खत्म, अब इनका कुछ भी नहीं बचा भाजपा का। नहीं, 4 सीट के अंतर में आपने कहा था भाजपा गई। तो वही व्याख्या मैं पूछ रहा था, क्या हरियाणा में भी लागू होगी या वो केवल उत्तर प्रदेश के लिए रखी गई? ये आएगी जोशी जी दोबारा, मैं ये मसला था। प्रशांत पटेल, इस जीत का, इस राजनीतिक घटनाक्रम का उत्तर प्रदेश पर क्या असर देखते हैं? क्योंकि 10 बाई इलेक्शंस उत्तर प्रदेश के ऑन कार्ड्स हैं। जैसे ही जिस दिन महाराष्ट्र का चुनाव अनाउंस होगा, झारखंड का अनाउंस होगा, उसी के साथ उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शंस की भी घोषणा हो जाएगी। जी, निश्चित तौर पर देखिए, जो हरियाणा के परिणाम हमारा उत्साहवर्धन करने वाले हैं, क्योंकि 4 जून को जो परिणाम आए थे, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के वो परिणाम हमारे लिए थोड़ा सा निराशाजनक थे। हरियाणा में भी हमारी सीटें कम थी, तो हमने उनके परिणाम के बाद भी हम लोगों ने अपनी गलतियों को स्वीकार किया
हम लोग लगातार कह रहे थे कि कुछ हमारी कमियां रह गई, जनता में कुछ बातें हम लोग पहुंचाने में कामयाब नहीं हुई। हमने उन कमियों को ठीक किया, परिणाम अच्छा आया। हम लोग ऐसे थोड़ा कि लगातार चुनाव हारे नहीं कहने हम तो जीते हैं, हम ऐसा नहीं करते। हम हारते हैं तो कहते हैं हाँ हमारी गलती है, हम उसको ठीक करेंगे। हमारे अंदर चाहे कार्यकर्ताओं में कमी हो या जनता के बीच पहुंचाने में, हमने उनको कमियों को ठीक किया। हरियाणा में हमने उन कमियों को ठीक किया, जनता ने दोबारा हमको दिया बहुमत। हरियाणा में लोकसभा चुनाव में हमें एसटी वोट कम मिला था, इस चुनाव में बहुत अच्छा एसटी वोट मिला है। एसटी ओबीसी वोट पूरा हमें मिला है, जाट समाज का भी वोट अच्छा खासा मिला, बाकी अन्य समाज का पूरी 36 बिरादरी का मिला है। तो ये चीजें बदलाव हुआ है। लेकिन कांग्रेस में समझता है क्या अमिताभ जी कि इनके कुछ जो यूट्यूबर्स हैं, कुछ पेड पत्रकार, उनका गिरोह है और वो खाली एक वही कहानियां राहुल गांधी की टीम को, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को सुनाते हैं जो सुनना चाहते हैं। अब सुनील कोनलुगु ने के सर्वे की वजह से, जिसी कांड से वो लोग कर्नाटका जीत गए, तो उन्होंने उनको बिल्कुल चाणक्य बना दिया। उन्होंने वैसा सर्वे किया, सब चीज माहौल बनाया कि देखो आपकी 60-65 सीटें आ रही हैं, उसी मुकाबले में पड़े रहे और हम लोग अपना जमीन के बीच में काम करते रहे। और ये लोग कभी उस चीज को, सच्चाई को स्वीकारते नहीं, अभी भी उसी किसान आंदोलन में पड़े हुए हैं। जब पहला किसान आंदोलन के बाद भी दूसरा किसान आंदोलन हरियाणा में सफल नहीं हो पाया, क्योंकि मेरा हरियाणा लगातार जाना होता रहता है, हर महीने मेरा करीबी रिश्ता है। तो दूसरे जब किसान आंदोलन हुआ, हरियाणा के लोगों का सपोर्ट उसको नहीं मिला। कारण क्या था कि हरियाणा के जो यूथ हैं वो नशे वगैरह से दूर रहते हैं। जब पहला किसान आंदोलन हुआ तो जो पंजाब से लोग आए, उनकी नशे की लत काफी हरियाणा के युवाओं में लग गई। तो उनके पेरेंट्स से बोला कि हमने गलती कर दी, इस आंदोलन सफल होकर हमारे बच्चे ये सब चिट्टा का नशा करने लगे, ये तो फौज में जाने वाले लोग, नौकरी में करने वाले लोग हैं, बड़े वहां के अच्छे लोग हैं हरियाणा के। दूसरे आंदोलन में सफल नहीं हुआ, इसलिए लोग दिल्ली तक नहीं पहुंच पाए। अदरवाइज हरियाणा के लोग अगर दूसरे किसान आंदोलन में साथ रहे होते तो उसमें भी ये लोग दिल्ली जाम कर दिए होते। आज हम 24 फसलों पे एमएसपी यहाँ पे दे रहे हैं हरियाणा में। नौकरियां हमने सबको बराबरी से दी। पहले नौकरियां किस लेवल दी जाती थी, खाली एक ही जात को नौकरी दी जाती थी। तो मैं उसका व्यक्तिगत में जानकारी हूं कि आप पैसा भी रख देते थे हुड्डा के सामने, आप अगर दूसरी जात के व्यक्ति हैं तो आपको नौकरी नहीं दी जाएगी। इस बार क्या हो कि हमने सभी को बराबरी के साथ मेरिट के आधार पर जो योग्य व्यक्ति है उसको दिया। एक भी एससी व्यक्ति पर हरियाणा में अत्याचार नहीं हुआ। हुड्डा के समय में कैसा हुआ, मिर्चपुर कांड हुआ, गोहाना कांड हुआ, और उस चीजों को कांग्रेस के लोगों ने, हुड्डा के लोगों ने इस चुनाव में दिखाया कि हम जब आएंगे तुम लोगों को देख लेंगे, तुम लोग यहाँ 10 साल से जो हमें आंख दिखा रहे थे। वहां पे हरियाणा में है कि भाई एससी समाज के व्यक्ति आंख में आंख तो आगे बात कैसे कर लेता है। ये बात कर रहे हैं पीडीए के उनके गठबंधन के साथी। इनके कांग्रेस के नेता खुलेआम कह रहे थे कि हम पर्ची और खर्ची से नौकरी वाला सिस्टम दोबारा स्टार्ट करेंगे। पता ही कितनी अमिताभ जी बेशर्मी की बात है कि कोई विधायक प्रत्याशी खुलेआम कह रहा है कि हम पर्ची और खर्ची से नौकरी देंगे। जो इन्होंने 10 साल वहां पे किया हुड्डा के साथ, हमने वो सारी चीजें व्यवस्था समाप्त की। आज जो किसान की यूथ की बात करें, वो उस यूथ ने हमें वोट दिया है। वो यूथ जानता है कि हमने एक पैसा किसी से नहीं लिया। 10 साल में जितनी नौकरियां दी हैं खट्टर साहब ने और सैनी जी ने, एक पैसा किसी से नहीं लिया। और हर जात के जो भी जिस जात का योग्य व्यक्ति है सबको नौकरियां दी हैं। ये खर्ची पर्ची वाली बात करते हैं, ये है। अभी भी ये लोग स्वीकार नहीं करेंगे इतनी बुरी तरह हारने के बाद। चाहे अब कहाँ गया पीडीए? आप लोग वहां पे एसटी वर्ग पे अत्याचार करते हैं, यूथ की बात करते हैं। किसान पूरा हमारा हरियाणा का उसके हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथ है, हम लोग सभी लोग का वोट मिला है। तो ये चीजें अब नहीं चल पाएंगी। आप भले इसी मुतालबे में पड़े रहिए, लेकिन वो चलने वाला नहीं है। ठीक, विवेक जी, लोकसभा चुनाव में आप 10 में से 5 सीट आप जीते, 5 भाजपा जीती। लगा भाजपा और कांग्रेस की टक्कर बिल्कुल कांटे की हो गई। भाजपा ने विधानसभा आते आते फिर से मेज पलट दी। आप वो टेम्पो क्यों नहीं बचा के रख पाए, बना के रख पाए विवेक जी? अमिताभ जी, जो हरियाणा के चुनाव के जो नतीजे थे वो निश्चय ही कांग्रेस के लिए निराशाजनक हैं और थोड़े से अप्रत्याशित भी हैं। और उस बात को मैं फिर दोहरा रहा हूं कि ऐसे कौन से वहां पे चमत्कार हो गया जिसकी वजह से जनता का एकदम रुख भाजपा की तरफ हो गया। चुनाव के परिणाम की मैं जनादेश की बात नहीं कर रहा हूँ, नहीं बता एक मिनट, मैं जनादेश तो अपनी जगह है, लेकिन आज भी जो किसान जवान या पहलवान हैं तो उनको लेके जो उनके मुद्दे थे वो आज भी वैसे ही हैं। लेकिन आज आपने भी कहा कि सारे विश्लेषक, सारे ये वो सब कह रहे थे कि नहीं वहां पे कांग्रेस लीड कर रही है, उसके बाद ये एकदम पलटा कैसे हुआ? ये चीज जो है ये एक सवालिया निशान खड़ा करती है
मुख्यमंत्री का कहना हमने सारी व्यवस्था कर ली है, ये सारी चीजें कहीं न कहीं से हमारी व्यवस्था पे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। देखिए, चुनाव एक बहुत बड़ी चीज होती है। चुनाव में हमें न्यायपालिका या चुनाव, ये जनता के विश्वास को जीतना। अगर जनता में जरा सा आ गया कि ये कैसे हो गया, आज ये है, हो सकता है कांग्रेस अपनी बातों को, नाराजगी की बातों को सही तरीके से जनता तक नहीं पहुंचा पाई हो, लेकिन ये हमारी कमी हो सकती है। लेकिन ये कांग्रेस की हार नहीं है, इसमें वहां का जो प्रदेश स्तरीय नेतृत्व था या और चीजें थी, वो सब मिलकर एक सामूहिक जिम्मेदारी की बात है। ये कांग्रेस की हार नहीं है। जनता में जो असंतोष था, गजब बात है, कांग्रेस की हार नहीं, रोहित अग्रवाल की हार है। अरे मैं चुनाव गजब कर रहे हो विवेक भाई आप। नहीं कांग्रेस नहीं, इसका जब विश्लेषण होगा तो कांग्रेस की हार पार्टी के नाते पार्टी की हार है, लेकिन इसके लिए कोई एक व्यक्ति उत्तरदायी नहीं हो सकता। इसके लिए प्रदेश का जो नेतृत्व है, या किन बातों में कमियां रह गई, कौन सी बातें थी जो हम उस असंतोष को जनता तक नहीं पहुंचा पाए और हम उसको कैश नहीं कर पाए, ये हमारी कमियां रही हैं। मैं समझ गया, लीपा पोती, इसको सरल भाषा में, लोक भाषा में लीपा पोती बोलते हैं कि एक की हार नहीं, सबकी हार है, देखेंगे समझेंगे, मुद्दे गिनेंगे, और इसका मतलब हम लोग सरल भाषा में जनता को बताते हैं कि भैया लीपा पोती करेंगे। कोई पार्टी जब हमसे ऐसा कहती है ना कि इसकी समीक्षा होगी, दिस होगा, दैट होगा, किसी एक की हार नहीं, तो मैं कह देता हूँ ये लीपापोती करेंगे और वो रिपोर्ट बाद में मेज के नीचे रख लेंगे। ठीक बात है। जोशी जी, लोकसभा में हरियाणा ने एक नई उमंग आप लोगों को दे दी थी, बोले गुरु 50-50 पे आ गए क्या। विधानसभा में मेज, पासा नहीं पलटा, मेज ही पलट दी। पासा पलटना अलग चीज होती है, ये तो मेज ही पलट दिए। ये ट्रेंड खतरनाक है आपके लिए, इसलिए कि अगर ये ट्रेंड बगल में उत्तर प्रदेश में आ गया, क्या वहां भी हरियाणा लोकसभा का परिणाम जब आया था तो हरियाणा में भी खुशी मनाई गई थी कि भाई 5 सीट हमने जीत ली, भाजपा को 5 सीट पर रोक दिया। वैसे आप कहते हो 37 हमने जीत ली, भाजपा को 33 पे रोक दिया लोकसभा में। लेकिन विधानसभा हरियाणा का करिश्मा दूसरा है। क्या वैसी, आपके पार्ट पर कहूं तो वैसी आशंका उत्तर प्रदेश में भी आपको है 27 के लिए? अमिताभ जी, एक बात आपने कही थी कि भारतीय जनता पार्टी आपसे 4 ही सीट कम लाई है। अच्छे से मुझे याद है, 37-33 का इतना फिगर मेरे दिमाग में रहता, आपने बोलने का काम करा। हारी कितनी थी ये भी दर्शकों को बता दीजिए, कहाँ थे, कहाँ पहुंच गए थे। जीती ये बहुत अच्छी बात है, हमसे 4 कम जीती, लेकिन हारे कहां से चले थे, कहां पहुंच गए, ये भी विषय जनता के पास। आप बोले ना बोले कोई विषय नहीं, जनता को भाई मालूम है, जनता को। वो कहा 303 में से 240 नहीं घटा पाएगी जनता। 80 में से कितने आ गए थे उत्तर प्रदेश में, वो मतलब। अच्छा, ये जानना चाहते, अच्छा ये ठीक, तो 80 में से 33 घटा दो महाराज, इसमें कौन सी संकोच है? कोई नई बहू है जो घूंघट में रहेगी? वो जनता भी समझती है। अरे जनता बौरी थोड़ी ना है भैया जोशी जी। अरे अमिताभ जी, आपने उसको सरल कर दिया कि आपसे केवल 4 ही कम रहे। आपने आसान हार बता दिया, जबकि कहां से कहां आ गए। अच्छा, आप ये कह रहे हो कि बड़ी हार बताओ, जो बता दे रहे 80 में से 33 जीती कुल। ठीक, अब ठीक जी, अब मैं विषय आता हूं। देखिए, राजनीति में या परिवार होता है, उसमें बड़े भाई की जिम्मेदारी होती है कि वो छोटे भाई की चिंता करे और सहयोग ले। अगर परिवार में भी अगर छोटे भाई का सहयोग या उसका ध्यान, चिंता नहीं करी जाती तो अच्छा परिवार नहीं चल पाता। यही राजनीति में होता है। हरियाणा में कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका में है और हम छोटे भाई की भूमिका में थे, और उत्तर प्रदेश में बहुत बड़े भाई की भूमिका में है। तो इतना ही समझदार को इशारा काफी, इतना ही सारी बातें। ठीक, उत्तर प्रदेश में बड़े भाई, ये जोशी जी का की सज्जनता, उनने बड़े भाई का वो ताऊ भी कह सकते थे। अब सपा और कांग्रेस में इतना अंतर है उत्तर प्रदेश में, वो ये भी कह सकते थे कि हम ताऊ की भूमिका में है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होती। रोहित अग्रवाल, एक छोटी सी टिप्पणी। हरियाणा में लोकसभा का ट्रेंड विधानसभा में 360 डिग्री पर घूम गया, ये स्थिति उत्तर प्रदेश में भी बन सकती है क्या?
देखिए, उत्तर प्रदेश की तो स्थिति बिल्कुल साफ है अमिताभ जी। 2027 छोड़िए, 2047 में भी एनडीए गठबंधन जीतने जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि जो स्थिति मैंने अभी तक आपको डिबेट के अंदर बताई है, मतलब यहाँ कोई इनकी कोई चुनौती है ही नहीं समाजवादी पार्टी की। आज स्थिति देखिए, समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता बैठे हैं वो चिमटे से कांग्रेस को छूने को तैयार नहीं है। वो किसी भी तरीके से नहीं कहने को तैयार है कि भैया हमारा इनका कहीं किसी तरीके का गठबंधन है, कोई मेल है, कोई जोल है। और मैं आपको बता दूं कि अगर यही दशा रही, अभी अगर ये उपचुनाव हुए तो उपचुनाव के अंदर इनका गठबंधन तार तार होते हुए आपको दिखाई पड़ेगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी जानती है कि उत्तर प्रदेश के अंदर वो कांग्रेस को ढो रही है और कांग्रेस उसको कहीं भी ढोने को तैयार नहीं है। समाजवादी पार्टी की इच्छा है कि वो राष्ट्रीय दल बने, प्रदेश के बाहर निकले। अखिलेश यादव जी खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह चुके हैं, इसलिए वो बार बार कांग्रेस को ढो रही है कि शायद अब की वो कुछ दे दें। राजस्थान, वो मध्य प्रदेश में वो बेइज्जती करा के चले आए, रात को 1 बजे तक उनके दरवाजे बैठ के चले आए, कुछ नहीं मिला। हरियाणा में बेइज्जती करा के चले आए, बता दिया कि साहब समाजवादी पार्टी की यहाँ कोई हैसियत नहीं है। और अब महाराष्ट्र में भी वो अपनी बेइज्जती कराने के बाद अब वो उत्तर प्रदेश के अंदर इनको चिमटे से भी नहीं छुएंगे। और इनको आप देखिए कि क्या दुर्दशा होने जा रही है। खैर, दुर्दशा तो पहले से है कांग्रेस की। 2 विधायक इनके कुल उत्तर प्रदेश के अंदर जीत के आए हैं, और 5 उपचुनाव के अंदर सीटें मांग रही है कांग्रेस पार्टी। तो कहां तक समाजवादी पार्टी इनको ढोएगी? तो स्थितियां बिल्कुल साफ हैं कि ना तो इन लोगों के ये जनता के साथ हैं, ना ये अपने गठबंधन सहयोगियों के साथ हैं, और ना, और एक बात और एक आपके डिबेट में आई कि जो है सब सुबह से पत्रकार विश्लेषण कर रहे थे कि कांग्रेस जीतेगी। असल में कोई भी पत्रकार ने विश्लेषण नहीं किया कि कांग्रेस जीतेगी। जो इनके पेड पत्रकार हैं, मैं बिल्कुल क्लियर कट कह रहा हूं, जो पेड कार्यकर्ता हैं, जो पत्रकार का लेबल लगा के पत्रकार को बदनाम करने का काम करते हैं, सिर्फ वो ढोल पीट रहे थे कि कांग्रेस जीतेगी। इसके अलावा जितने भी अच्छे पत्रकार थे वो सब कह रहे थे कि अंडर करंट है। ठीक है रोहित, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी रिपीट करने जा रही है। प्रशांत, वही सवाल आपसे कि लोकसभा का परिणाम दूसरी दिशा में था हरियाणा में, विधानसभा का बिल्कुल दूसरी दिशा में आया। उत्तर प्रदेश में भी कुल लगभग ऐसी स्थिति थी। 33 सीटें आपके पास आई, 37 उन सपा के पास गई, 6 कांग्रेस के पास गई। क्या वो जैसा समीकरण आपने वहां बनाया हरियाणा में, वैसी स्थिति उत्तर प्रदेश में बन सकती है? उसकी वानगी हम लोगों को, एक छोटी वानगी तो बाई इलेक्शन में दिख जाएगी। प्रशांत पटेल जी, निश्चित तौर पर अमिताभ जी, मैंने जैसे पहले कहा कि लोकसभा चुनाव में जो हमसे कुछ गलतियां हुई उसको हमने हरियाणा में रेक्टिफाई किया, उत्तर प्रदेश में भी ठीक कर रहे हैं, आगे भी ठीक करेंगे। और उत्तर प्रदेश के अमिताभ जी, आप डेली खबरें देखते होंगे, जिन जिन जिलों में समाजवादी पार्टी जीती है वहां पे गुंडागर्दी बढ़ गई है। जिन जिन जिलों में समाजवादी पार्टी कांग्रेस के प्रत्याशी जीते हैं वहां पे मुसलमानों का उपद्रव बढ़ गया है। इतनी कड़ी कार्रवाई के बावजूद ये लोग बिल्कुल खुलेआम धमकियां दे रहे हैं, आपराधिक गतिविधियों में सारे इनके लोग शामिल आ रहे हैं। जनता को भी सबक मिल गया होगा, जनता ने भी अगर हमें सबक सिखाने के लिए वोट दिया था तो उनको भी गलती का एहसास हो रहा होगा। ये लोगों को भले हमने वोट दे दिया, पर आज स्वयं इनके डिबेट में, मैं कई सारी डिबेट में देखता हूँ, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता खुलेआम हम लोगों को धमकी देते हैं कि 2027 हमारी सरकार आएगी, तुमको देख लेंगे। एक चैनल में एक राशि बड़े एंकर को कह दिया कि मेरी सरकार होगी, इनके सुनील यादव साजन ने, कि मेरी सरकार होगी, तुम कहीं चैनल से उठा लेंगे मुकदमा करा के। ये समाजवादी पार्टी जो धमकी गुंडागर्दी दे रही है, ये लोग कांग्रेस और हुड्डा के लोग हरियाणा में कर रहे थे। तो जनता को समझ में आ रहा है, और ये इनको अभी बाई इलेक्शन में भी परिणाम चल जाएगा, 27 में पता चल जाएगा। कई चीजें कई बार जनता जो करती है हम उसको सिरोधार करते हैं। हो सकता है हमें जनता ने थोड़ा सबक दिया है, हम उसको जनता को धन्यवाद देते हैं कि थोड़ा सा हमें सबक दे दिया, हमने उन चीजों को ठीक कर लिया है, और आगे जो परिणाम जैसे हरियाणा के तो उत्तर प्रदेश में आएंगे। कांग्रेस ने एक बात कही कि फला भी कह रहे थे कांग्रेस आएगी, ढिका भी कह रहे थे कांग्रेस आएगी, बहुत सारे लोग कह रहे थे कांग्रेस आएगी, इसलिए मेरा केस बनता कि हमको आना चाहिए था। ये तर्क ठीक नहीं। मान ली सारे पत्रकार कहें, मैं तो खुद पत्रकार हूं, मगर वो सारे पत्रकार कह दे, तो भी ऐसा नहीं कि सत्ता सौंप दी जाएगी आपको। किसी पार्टी के लिए सारे पत्रकार का अनुमान गलत हो जाएगा, नहीं ये जीत रहे, तो क्या बिना चुनाव के उनको सरकार का दे दे ऑफर, क्या वो शपथ लो? नहीं ना। सारे एग्जिट पोल कहें विवेक जी, इससे क्या फर्क पड़ता है? पोल क्या कह रहा है महत्वपूर्ण ये है, एग्जिट फैग्जिट क्या होता है, जनादेश क्या कह रहा है। आप वो बात बता रहे हैं कि वकील साहब कह रहे थे हम ही जीतेंगे। अरे वकील साहब के कहने से क्या है भाई, जज साहब ने क्या लिखा वो पढ़ो, फैसला वो होगा, जज वकील करेगा फैसला। वकील तो आपसे पैसा ले रहा है तो यही कहेगा विवेक जी चिंता ना करो आप ही जीतोगे क्या, और हार जाने के बाद कंधे पे हाथ रखे कहेगा डोंट वरी अभी सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। लेकिन यहां तो अपील भी नहीं है,
जनता की अदालत में जो फैसला हो गया 5 साल तक उसी को गले में बांधकर घूमना है। यही लोकतंत्र है, यही लोकशाही है। कुछ चीजें कई बार आत्मविश्लेषण करना चाहिए। कांग्रेस इस बार बहुत टॉम एंड जेरी टाइप का एक कार्टून नेटवर्क का कोई तरह वो उठा के ले आई चीज लग रहा है कि जी उनने नायब सैनी ने कहा कि हमारी पूरी व्यवस्था है। पूछा जाएगा आपकी तैयारी कैसी है, बोले पूरी तैयारी, पूरी व्यवस्था है, आप सरकार बना लेंगे। बोले हाँ जी पूरी व्यवस्था आप बनाएंगे, क्यों नहीं बनाएंगे। ये कोई तर्क हुआ? बोले नहीं, उनने कहा था पूरी व्यवस्था है। ये कोई तर्क चलेगा? नहीं चलेगा। मैं कांग्रेस को सलाह दूंगा, ऐसे तर्क मत लाइए। सुबह वाली रणनीति भी अच्छी नहीं थी, 12 बजे वाली विवेक भाई, कि रिजल्ट धीरे अपलोड क्यों हो रहा है, बड़ी साजिश है। मैंने कांग्रेस के मित्र से कहा कि धीरे हो रहा है तो मान लो परिणाम आने में थोड़ा 2 घंटे के बजाय 3 घंटा लग जाएगा, परिणाम कैसे बदल जाएगा सो हमको बताओ। नहीं ना, आपने 1 आध घंटे खेलने की कोशिश की, लेकिन वो गेंद वहीं घूमती रही, आगे गई नहीं। क्या ये तरीका खतरनाक है। देश के हर उस जनादेश को लांछित करना जिसमें आप नहीं जीतो, ये तरीका खतरनाक है। अमेठी और रायबरेली में पवित्र चुनाव हुआ और गोरखपुर में गलत चुनाव हुआ। ऐसी मनोवृत्ति रखेंगे आप? बोले 37 सीटें जहां सपा जीती, बोले वहां पवित्रतम चुनाव हुआ है। अब बोले जहां 33 भाजपा जीती, बोले कंडम चुनाव हुआ है। ये किसी बात से बोले कोई बच्चा भी इस पे यकीन करेगा क्या? तब तो एक लाइन में ये कह दो कि भाई हम उसी चुनाव को पवित्र मानेंगे जिसमें हम जीतेंगे, बाकी हमसे लेने देना नहीं। तो सीधे एक ही बार में कह दो, लाइन क्लियर करो। जोशी जी, जो जनता आपको जिताती है वही जनता भाजपा को भी जिताती है, और जो भाजपा को जिताती है वही जनता सपा को भी जिताती है। इसलिए हर विजय का सम्मान होना चाहिए। पराजय आत्मचिंतन का विषय है, थेतराई का विषय थोड़ी ना है कि थेतराई करेंगे। हुड्डा का रथ अलग जा दिशा में, शैलजा का रथ अलग दिशा में, रणदीप सुरजेवाला का अलग दिशा में। विवेक नारायण जी, ऐसे बिखरा बिखरा चुनाव होता है क्या? ये ऐसी व्यवस्था में तो लड़की की शादी नहीं कर सकते आप। ये तो चुनाव था, इतनी बड़ी चीज थी। जिसे देखो वो हाथ मुंह धो के आता था, जहां कैमरा देखता था कहता था मैं भी मुख्यमंत्री बन सकता हूं। क्या आपने कहा राहुल जी यही है, देश में है? मैं इस बहस में नहीं पड़ता देश में है कि विदेश में है, लेकिन नेता को दुख में खड़ा होना चाहिए। कार्यकर्ताओं के मनोबल को, गिरते हुए मनोबल को थामने की जिम्मेदारी है कि नहीं है लीडर की? मैंने अभी तक गांधी परिवार को इस मसले पर नहीं देखा सामने। आना चाहिए था। यहीं से पता लगता है कि आप कितने कमिटेड हैं, कितने प्रतिबद्ध हैं और कितने गंभीर हैं। राजनीति पार्ट टाइम जॉब नहीं है मित्र, यह अंशकालिक पेशा नहीं है। ये 365 दिन 24 घंटा सोते जगते राजनीति को आप जब जीते हैं तब जाके आप नेता होते हैं सफल। कभी कभी मन किया तो राजनीति कर ले, वो दौर चला गया। ऐसे वालों को जनता नहीं मानती कि मंच पे आए ऐसे कर दिया चले गए ना। 5 वर्ष जनता के बीच में है कि नहीं। और मैं कांग्रेस के मित्रों से एक बात यह भी कहूंगा कि इस बात को देखिएगा, हरियाणा का असर महाराष्ट्र और झारखंड में आपकी शक्ति पर पड़ेगा, बार्गेनिंग पर पड़ेगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा की आवाज भी बदलेगी, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और शरद पवार की आवाज भी बदलेगी। हरियाणा के परिणाम के बाद उद्धव ठाकरे की पार्टी ने संकेत दे भी दिए कांग्रेस को कि अब हमको हल्के में मत लेना, क्योंकि आपका वजन हमने हरियाणा में धर्म कांटा पे तौल लिया।
तो एक बार वजन तुल गया तो वो हल्के में लेने की छूट नहीं देंगी ना। अब तो बड़े भाई वाली जो भूमिका है ना, उस पर संकट होगा। और मैं तो हैरान हूं, आप समाजवादी पार्टी को, आम आदमी पार्टी को हरियाणा में साथ क्यों नहीं ले पाए? इसकी जिम्मेदारी भाजपा की होगी क्या? आपको किसी ने रोका था? आप क्यों नहीं साथ ले पाए दोनों को? साथ ले लिए होते तो हो सकता है 2, 4, 5 सीट और आ जाती, कम से कम अलायंस तो दिखता। आपको लगा कि नहीं मैं भारोत्तोलन अकेले कर लूंगा, तो पता लगा जो भार उठाया था वो गिर पड़ा पांव पे, पांव और फूट गया। नहीं, ये विषय कांग्रेस गठबंधन को लेके चल सकती है, ये संदिग्ध हो गया विषय। और कांग्रेस के साथ एक बात हमेशा कही जाती है कि वो गठबंधन को लेके बहुत उदार नहीं रहती। जब जब जिस चीज के साथ गठबंधन हुआ वहां संघर्ष हुआ और फिर कांग्रेस अलग हो गई। हरियाणा का नतीजा ये भी बताता है, डिवाइडेड हाउस से आप जीत नहीं हासिल कर सकते। आप सोचिए, जब मनोहर लाल को हटाकर भाजपा ने नायब सिंह सैनी को वहां पदस्थापित किया था, तो सब लोग कह रहे थे कि कुछ महीनों के बदलाव से कुछ नहीं होने वाला। भाजपा ने यह साबित कर दिया कि नहीं, हम लोकसभा की गलतियों को 4-5 महीने के भीतर दुरुस्त करने की क्षमता रखते हैं। वरना हरियाणा में लोकसभा में भाजपा और कांग्रेस बराबर पर खड़े थे, बराबर पर। आज भाजपा ने अपना पिछली बार के मुकाबले वोट पर प्रतिशत भी बढ़ाया और सीटें भी बढ़ाई। इसलिए मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस की लीडरशिप को इंडिया अलायंस में अब अपना दबदबा कायम रख पाना सरल नहीं होगा, बल्कि बहुत मुश्किल होगा। धन्यवाद।